वेलकम स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह चौहान एमपी बोर्ड के क्लास 12th जनरल इंग्लिश का लेसन 3rd अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और देख लें किसी ने अभी तक वो कंप्लीट वीडियोस नहीं देखे हों, कॉपी भी कंप्लीट करते रहें। तो 3rd लेसन फादर्स लेटर हम स्टार्ट करते हैं। एट अ फादर्स लेटर हमें दिख रहा है, पत्र है, पिता का पत्र, और पिता है तो इसमें कहीं ना कोई रोल बेटे या बेटी का भी होगा। तो हम देखते हैं कि आगे क्या बताया गया इस लेसन में। तो बुक ओपन रखें, काफ़ी नए शब्द भी सुनने को मिलेंगे, मीनिंग लिखते रहें, हो सके तो कुछ शब्द याद भी रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जैसा कि अपनों ने पिछले 2 लेसन में भी देखा था, होता है, इस बार भी हर बार बताया जाता है। तो देखते रहें बुक में। एट वॉट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट, कि कौन से स्टेज पे आके एक बच्चे को अपने माता पिता की सलाह की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। उम्र के किस पड़ाव पे आके माता पिता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उनके सलाह की। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है। इसमें पिता का पत्र है तो कुछ बता रहे हैं पिताजी अपने बेटे या बेटी को। इस फोटो में देख सकते हैं हम कि लेसन में शायद बेटा ही है और उसको एक पत्र लिखा गया है अपने पिता की ओर से। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पूरा लेटर की शुरुआत करते हैं कि माय डियर लिटिल फेलो, कि मेरे प्रिय छोटे मित्र, है ना। पिता अपने पुत्र को मित्र कह के संबोधित कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं पहला पैराग्राफ कि यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। वे कहते हैं कि तुम अब स्कूल में सेटल होने जा रहे हो, यानी कि अब तक वो अपने घर पे माता पिता के साथ रहता होगा, लेकिन अब वो स्कूल में ही सेटल होने जा रहा है। और वे कहते हैं कि ये शायद तुम मान सकते हो, इस दुनिया में तुम्हारा पहला प्रवेश है, फर्स्ट एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब प्रवेश, है ना। एंट्रेंस एक नाउन शब्द, हम इसका वर्ब जानते हैं एंट्री, है ना। एंट्री मतलब जहाँ प्रवेश द्वार होता है। तो आगे कहा है कि एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, कि जैसे कि मेरी जो तबीयत है, जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो बहुत इनडिफरेंट रहती है। इनडिफरेंट मतलब ऐसे ही नरम गरम रहती है, ठीक नहीं रहती है, और मैं शायद अब ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रहूं। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस द बेस्ट आई कैन फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ। इसमें देखें, कंडक्ट मतलब व्यवहार, है ना। तो वो बताते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ एडवाइस छोड़ के जाऊँ, जो भी मैं सबसे अच्छी दे सकूँ, वो जो कि तुम्हारे जीवन में व्यवहार में काम आएगी। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय। और ये दोनों ही काम आएगी, एक तो जिससे कि वो सलाह तुम्हारे काम आए व्यावहारिक जीवन में, और दूसरा कि जिससे तुम मुझे याद भी रख पाओ। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स इफ नथिंग एल्स। और वे बताते हैं कि मैं कम से कम तुम्हें सावधान कर सकूं। कॉशन मतलब सावधान, कि मैं तुम्हें कम से कम सावधान कर सकूं जो मैंने गलतियां की है, जो मेरे एरर्स हैं उनके खिलाफ। इफ़ नथिंग एल्स मतलब कि यदि कुछ नहीं तो मैं कम से कम अपनी गलतियों के खिलाफ ही तुम्हें सावधान कर सकूं, कि ये जीवन में अनुभव है उनका। इस तरह से वो समझा रहे हैं कि कम से कम ये गलतियां नहीं करना है। फिर आगे, एज वी वेंट अलोंग टू योर न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यू ऑफन रिपीटेड दैट यू डस्ट से that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school। तो इसमें पहले कुछ शब्द आप मीनिंग लिख लें
प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थान की बात हो रही है जहाँ हमें पहुँचना होता है। और तीसरा डस्ट, ये जो एक 3 नंबर लिखा है, डस्ट मीन्स हिम्मत करना, हिम्मत से, बेखौफ। डिसएग्रीएबल पीपल यानी जो झगड़ालू लोग होते हैं, है ना, जो एग्री नहीं होते हैं, हर बात पे बहस करते हैं। तो इस सेंटेंस में बता रहे हैं पिताजी कि जब हम तुम्हारे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, यानी कि जो नया गंतव्य स्थान है, यानी जब नया स्कूल की ओर हम जा रहे थे, तो तुम अक्सर ये रिपीट कर रहे थे, दोहरा रहे थे, बहुत ही हिम्मत के साथ कह रहे थे कि वे वहाँ पे सब मूर्ख लोग हैं और बहुत ही झगड़ालू लोग हैं। और ये तुम स्कूल के लोगों को कह रहे थे, है ना, तुम्हारा मीनिंग स्कूल के लोगों के लिए था कि वे लोग मूर्ख हैं और झगड़ालू लोग हैं, ऐसा वो मतलब बात कर रहे थे। तो पिताजी उसको कह रहे हैं यू वर टू ब्लेम इन दिस, और तुम भी इसमें काफ़ी हद तक दोषी हो, ब्लेम यानी दोषी। इट इज़ अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, और ये एक बहुत ही पुराना सा नियम है सबसे अच्छे की चाह रखने की, है ना, हर कोई बहुत ही अच्छे की चाह रखता है, तो तुम भी ऐसे ही उस नियम पे चल रहे हो। ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्ररी। वे कहते हैं कि हमेशा देखो मेरे बेटे, ये विश्वास रखो कि चीज़ें बहुत सही है, भले ही वो तुम्हें विपरीत लगे, है ना, कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, है ना, परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हो, तुम्हें वो ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ सही है। एंड इवन देन, और फिर भी, इंस्टेड ऑफ, अब नेक्स्ट पेज पे, इंस्टेड ऑफ, और फिर भी इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग यूर सेल्फ अगेंस्ट देम एंडवेयर टू पुट अप विथ देम एज वेल एज यू कैन इफ यू कैन नॉट एल्टर देम, है ना। इसमें कुछ शब्द है, पहले तो मीनिंग लिखने जैसे, इरिटेटिंग होना मतलब चिढ़ना, और ये 4 नंबर लिखा एंडवेयर, एंडवेयर मीन्स प्रयास करना, टू पुट अप विद देम एज यू, और इसमें एक शब्द एल्टर, एल्टर मतलब बदलना। तो यहाँ पे क्या कहा है कि इंस्टेड ऑफ मतलब कि तुम उन परिस्थितियों से चिढ़ने के बजाय तुम प्रयास करो, एंडवेयर करो कि तुम उनको सहन करने की कोशिश करो, है ना, टू पुट अप यानी कि उन परिस्थितियों को सहन करने की कोशिश करो, उनसे चिढ़ो नहीं, और ये विश्वास रखो कि परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल हैं, क्योंकि तुम उनको बदल नहीं सकते, है ना, क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी होगी वो अपने हाथों में होती नहीं है। तो वही पिताजी उसको, अपने बेटे को समझा रहे हैं। यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग, तो तुमने कहा था कि तुम बहुत ही श्योर हो कि तुम जिस स्कूल में तुम जहाँ जा रहे हो, जिस स्कूल में, वो बिल्कुल ही तुम्हें पसंद नहीं है। तो दिस वॉज रॉन्ग, तो ये बिल्कुल गलत था। वॉट यू मिंट वॉज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लिव होम, यानी कि तुम क्यों गलत थे, तो वो बता रहे हैं कि तुम्हारे ये कहने का मतलब था कि तुम घर नहीं छोड़ना चाहते हो, घर नहीं छोड़ना चाहते हो, इस बहाने से तुम ये कह रहे हो कि वो स्कूल ही अच्छा नहीं है। आगे देखते रहे। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट अ ट्रायल, तो वो बताते हैं कि लेकिन तुम तब तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते जब तक कि तुम स्कूल पसंद है या नहीं, जब तक कि तुम एक बार उसको ट्राई ना करो, है ना, एक बार जाके वहाँ देखना तो होगा, बिना जाए ही हम कह रहे हैं स्कूल अच्छा है बुरा है, तो वो ठीक नहीं है, ट्राई करना होगा पहले तो। अदरवाइज यू आर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वॉज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट, अन्यथा, अदरवाइज मतलब अन्यथा, अन्यथा तुम्हारा ये कहना कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, इसका मतलब है कि तुमने निश्चय ही कर लिया है, संकल्प ही कर लिया है कि वो तुम्हें पसंद आएगा ही नहीं, है ना। डिटरमाइनिंग करना मतलब संकल्प करना, निश्चय करना। तो नेवर एंटिसिपेट एविल्स, कहा है कि कभी भी जो बुराइयां हैं, एविल्स है, उनको एंटिसिपेट मत करो, उनकी आशा मत करो, है ना, कि हम
जिसको जानते ही नहीं है तो उसमें हम बुराई या देख के क्या करना। तो कभी भी उसको एंटिसिपेट मत करो, बुराइयों को, उसकी आशा मत रखो। और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश, और क्योंकि जैसे तुम इच्छा रखते हो, जैसे तुम्हारी विश है, चीज़ें ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही तुम्हें मिले, थोड़ा अनुकूलन करना पड़ता है। मेक देम आउट वर्स देन दे आर थ्रू मर स्पाइट एंड विलफुलनेस। तो कहा है कि तुम उनको और ज्यादा वर्स मत करो, उन परिस्थितियों को, है ना। वर्स, वर्स शब्द सुना होगा डिग्रीज में, बेड का कंपेरेटिव डिग्री है बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वो तुलना करने के हिसाब से यहाँ पे वर्स शब्द का यूज किया है कि तुम उनको और पहले के मुकाबले और ज्यादा बुरी परिस्थिति करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने ईर्ष्या और जिद के कारण। इसमें जो शब्द लिखा है 6 नंबर, स्पाइट यानी ईर्ष्या, और विलफुलनेस मतलब जिद, हट को कहते हैं, है ना। हम मन में ठान लेते हैं कि नहीं, पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, बच्चों जैसे हरकतें अभी पिताजी इसको समझा रहे हैं। अब अगला पैराग्राफ देखें। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज or rather to set yourself against them because they were strangers to you। तो पिताजी कह रहे हैं कि तुम शुरुआत में अपने स्कूल के जो मित्र हैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था, या फिर तुमने स्वयं को उनके खिलाफ खड़ा कर लिया था एक तुलनात्मक रूप से, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी थे। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, है ना। एक हम नए नए स्कूल में जाते हैं तो हम थोड़ा सा, कोई थोड़ा अच्छे परिस्थिति वाला व्यक्ति हो तो उसमें थोड़ा ईगो आ जाता है, तो ऐसा कुछ होगा। तो वो वही ऐसी चीजें अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम। तो वे बता रहे हैं कि जितना कम तुम उनके बारे में जानते हो, उतना कम वो भी जानते हैं, है ना। सो दिस वुड हैव बीन अ रीजन फॉर देयर कीपिंग अलोफ फ्रॉम यू एज वेल विच यू वुड हैव फेल्ट एज हार्डशिप। तो बताया इसमें 2 शब्द, पहले तो अलोफ, अलोफ कहते हैं दूर को, है ना, दूर को, और एक हार्डशिप यानी कठिनाई को कहते हैं। तो कहा है कि वो तुम्हारे बारे में उतना ही कम जानते हैं जितना कि तुम उनके बारे में, और शायद यही एक रीज़न है, कारण है उनका तुमसे भी दूर रहने का। अभी नए नए हो तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि अलग ही अवतार है ना, आके तुमसे मिलेंगे, दोस्ती कर लेंगे, वो भी थोड़ा दूर हैं अभी तुमसे। तो ये तुमने एक कठिनाई के तौर पे ले लिया, है ना। तुम्हें लगा कि अरे ये कैसे लोग हैं, एक हार्डशिप ले लिया तुमने, अपने लिए कठिनाई बना ली। तो नेवर लर्न टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम। तो इसमें 2 शब्द है, कंसीव, कंसीव करना मतलब कल्पना करना, और प्रेजुडिस मतलब कि पूर्व धारणा रखना, है ना। पहले से किसी को देख के उसके प्रति अपने मन में कोई धारणा बना लेना कि अच्छा है, बुरा है, तो उसको प्रेजुडिस कहते हैं। तो कहा है कि तुम कभी भी पूर्व आशा, पूर्व धारणा मत रखो दूसरों के खिलाफ, ऐसी पूर्व धारणा की कल्पना मत रखो, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, है ना। मतलब ऐसा होता है किसी ने कह दिया कि वो बुरा है तो हम मान ही लेते हैं कि वो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है, तो ऐसा पूर्व धारणा होनी नहीं चाहिए। इट इज बैड रीजनिंग एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड। तो बताते हैं कि यह एक बहुत ही गलत तर्क है, कारण है, और इस तरह से तुम आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना लोगे। एनिमीज मतलब दुश्मन, शत्रु। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू। पिताजी कह रहे हैं कि तुम उनके साथ तब तक कुछ बुरा मत सोचो, है ना। इल मतलब बुरा, कि तुम तब तक उनके लिए कुछ बुरा मत सोचो जब तक कि वे तुम्हारे साथ कुछ बुरा व्यवहार ना करें, है ना। बिहेव करना मतलब व्यवहार करना। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट्स विच यू सी इन देम। स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, और फिर तुम कोशिश करो
उनके जो फॉल्ट्स हैं, जो उनकी गलतियां हैं, उसको अवॉइड करने की, उसको नज़रअंदाज करने की, जो भी तुमको उनमें दिखाई दे, है ना, सब में कमियां होती है, उनके साथ टाइम बिताएंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे, तो बात जमेगी। This will disarm their hostility sooner than pique or resentment or complaint। तो काफ़ी 2-3-4 शब्द हैं इसमें समझने जैसे। डिसआर्म करना मतलब समाप्त करना, खत्म करने की बात हो रही है। हॉस्टिलिटी कहते हैं शत्रुता को, शत्रुता। पीक मतलब नाराजगी, और रिसेंटमेंट मतलब क्रोध, कंप्लेंट यानी शिकायत। तो कह रहे हैं कि इस तरह से, यानी कि उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके इस तरह से तुम उनकी जो शत्रुता है उसको समाप्त कर दोगे जल्द ही, अपने इस नाराजगी, क्रोध और शिकायत को खत्म कर दोगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थॉट you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own। तो वह कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शब्द है डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड होना मतलब एक प्रवृत्ति होना, है ना, एक आदत होना, और क्रिटिसाइज मतलब ऐसा दोष देना। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी ऐसी आदत है कि तुम दोष देते हो ड्रेस को लेके, अपनी ड्रेस को लेके, कि उनकी दूसरे लड़कों की जो ड्रेस है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी है। तो वही है, ईगो वाली बात है कि दूसरों को हम देख के ही नापसंद कर देते हैं। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, एट लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी। तो इसमें एक शब्द है डेस्पाइस। डेस्पाइस करना मतलब तिरस्कार करना, और एक शब्द जो नेक्स्ट पेज पे मिलेगा अपनों को, पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी। तो कहा है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का तिरस्कार ना करें जिसमें वो खुद की मदद नहीं कर सकता हो, कम से कम उसकी गरीबी को लेके, है ना। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो आ जाए नेक्स्ट पेज पे। I would wish you to keep up appearances yourself as a defense against the idle sneers of the world। वे पिताजी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस यानी छवि, कि तुम अपनी छवि को एक रक्षात्मक रूप से रखो। डिफेंस यानी रक्षा को कहते हैं। अगेंस्ट द आइडियल स्नीर्स, आइडल मतलब बेकार, और स्नीर्स यानी ताने, जो ताने देते हैं। कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी छवि को एक रक्षात्मक रखो अब इस दुनिया के जो बेकार से ताने हैं उनके खिलाफ, है ना, मतलब उस पर भड़को नहीं। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू यूर सेल्फ अपॉन देम, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि तुम खुद को ज़्यादा मूल्यवान समझो दूसरों से, है ना, ऐसा नहीं होगा नॉर्मल। आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रेजुडिस। और मैं इसमें पहले 2-3 शब्द देख ले। ड्यूप कहते हैं बुद्धों को, है ना, मूर्ख को। विक्टिम मतलब शिकार, और वल्गर मतलब ग्रसित। तो ग्रसित, वल्गर मीन्स ग्रसित। तो वह कहते हैं पिताजी कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ना ही बुद्धू बनोगे और ना ही इस चीज़ के शिकार बनोगे जो वल्गर प्रिजुडीज है ना, जो ग्रसित हमारे पूर्व धारणा है ना, जो हम पूर्वाग्रह कर लेते हैं। तो हम उस चीज़ से ऐसे इस तरह से तुम बुद्धू नहीं बनोगे, इसके शिकार नहीं बनो। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबोव, never despise anyone for anything that he cannot help, I might have said never despise anyone at all। तो ऊपर जैसा कहा था अभी कि never despise anyone for anything that he cannot help, कि कभी भी किसी ऐसे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए जिसमें वो खुद की मदद नहीं कर सकता हो। तो उसकी जगह वो ये कहना चाहते थे कि कभी किसी का तिरस्कार करना ही नहीं चाहिए, है ना, मतलब वो भले ही उसमें उसकी मदद कर सकता हो, नहीं कर सकता हो, तिरस्कार करके क्या करना, ऐसा पिताजी समझा रहे हैं भाई करना ही नहीं चाहिए। फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ
ट्रियम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अदर्स। तो कंटेम्प्ट यानी अनादर, है ना, वही तिरस्कार। कि जो तिरस्कार होता है, अनादर होता है, यह इम्प्लाई करता है, यह दर्शाता है ट्रियम्फ ओवर मतलब जीत को कहते हैं, शानदार जीत को। और प्लेजर यानी प्रसन्नता, इल यानी दुख। तो कि अनादर जो है वह दर्शाता है कि आप कोई शानदार सी जीत और प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं दूसरों के दुख में। अनादर करने का तो यही मतलब है। इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड कंग्रेचुलेट यूर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स। और इसका शायद ये भी अर्थ है कि तुम खुद को ग्लैड यानी प्रसन्न महसूस करो और कॉन्ग्रेचुलेट करो, खुद को बधाई दो दूसरों के असफलताओं और दुर्भाग्य के ऊपर, है ना। फेलिंग्स मतलब असफलता और मिसफॉर्च्यून्स यानी दुर्भाग्य। द सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी इन अदर्स विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील to our self-love is a painful feeling and not an exulting one. सेंस यानी सोच, इन्फेरियरिटी मतलब छोटे को कहते हैं इन्फीरियर, है ना, हीन समझते ना, छोटा समझते किसी को। और आगे देखे एक्सल्टिंग करना मतलब खुशी मनाने को कहते हैं। तो कहा है कि जो ये दूसरे को छोटा समझने की जो सोच है, जो हीन समझने की भावना है, सेंस है, बिना अपने स्व प्रेम को लेके, तो ये एक बहुत ही दुखद भावना है, पेनफुल फीलिंग है, और ना ही कोई बहुत खुशी मनाने वाली बात है ना। हम स्वयं के लिए पता नहीं क्या मज़े मिलते होंगे दूसरों को छोटा सिद्ध करने में। तो ये वो बता रहे हैं कि एक दुखद भावना है, कोई खुशी बनाने वाली बात नहीं है ना। समझ में आ रहा होगा। कहीं कुछ डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख लें। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम। तो पिताजी ये भी बता रहे हैं कि तुम कंप्लेन कर रहे थे कि जो लड़के हैं वो तुम पे हंसते हैं और तुम्हारी चिंता नहीं करते हैं, जैसा कि व्यवहार तुम्हारे साथ घर पे किया जाता है। तो माय डियर, दैट इज़ वन चीफ रीज़न फॉर यूर बीइंग सेंट टू स्कूल। तो वे कह रहे हैं पिताजी की और कि ये बेटा यही एक मुख्य कारण है तुम्हारे स्कूल भेजे जाने का। टू इन्योर you betimes to the unavoidable rubs and uncertain receptions you may meet with in life। तो देखें पहले तो मीनिंग दो तीन शब्द हैं। इन्योर मतलब आदत डालने को कहते हैं, आदत डालना। बी टाइम्स मतलब समय से। अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल मतलब जो नहीं टाला जा सके, वो अनअवॉइडेबल। रब्स यानी कार्य। रिसेप्शन मतलब स्वागत करने को कहते हैं। तो बता रहे पिताजी कि ताकि तुम आदत डाल सको समय से कि जो भी नहीं टाले जाने वाले कार्य हैं या फिर जो अनिश्चित ऐसे कुछ घटनाएं हैं। रिसेप्शन मतलब वो स्वागत वाली बात नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसी घटनाएं की बात हो रही है जो अनिश्चित हो जाती है। तो तुम जो भी उन जीवन में जो भी ऐसी घटनाएं और जो नहीं टाले जाने वाले कार्य मिले तो तुम उनकी आदत डाल लो। यही एक मुख्य कारण है तुम्हारे स्कूल भेजे जाने का। फिर यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी एंड परहैप्स इट इज एज वेल दैट यू कैन नॉट। कि तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगे, नहीं रह सकते, और शायद तुम चाह के भी नहीं रह सकते। वो तो प्रथा है, दुनिया ऐसी है, जिसको जो आएगा वो जाएगा। बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड। तो पिताजी बता रहे हैं कि तुम दूसरों से भी उतनी उम्मीद ना रखो। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना।
ना, एक्सपेक्टेशन होता है ना, इसका नाउन वर्ड, कि तुम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखो कि वो भी उतनी ही चिंता तुम्हारे लिए रखें जैसे कि मैं रखता हूँ, है ना। कंसर्न यानी चिंता। यू हैव hitherto been a spoilt child and have been used to have your own way a good deal, both in the house and among your playfellows। तो कहा यहाँ तक एक शब्द है hitherto। hitherto मतलब अभी भी, स्पॉइल्ड चाइल्ड मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा। तो कह रहे हैं पिताजी कि तुम अभी भी एक बिगड़े हुए बच्चे हो और कोई भी काम करने का तुम्हारा अपना ही तरीका होता है, मतलब कोई कितना ही समझाए तुम अपने ही रास्ते पे चलते रहते हो, चाहे वो तुम घर में हो या फिर अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के बीच में। आगे देखते रहे। विथ होम यू वर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर, और ये वो है जिनके साथ तुम एक लीडर बनने की कोशिश करते हो, उनका नेता बनते हो, तुम्हारे दोस्त लोग। बट you have good nature and good sense and will get the better of this in time। लेकिन तुम्हारा जो नेचर है वो अच्छा है, अच्छी समझ है तुम्हारे, है ना। सेंस मतलब समझ, और ये समय के साथ और बेहतर होएगा ही सही, क्योंकि व्यक्ति अनुभव से ही सीखता है। You have now got among other boys who are your equals or bigger and stronger than yourself। तो कह रहे हैं कि अब तुम ऐसे दूसरे लड़कों के बीच में हो जो या तो तुम्हारे बराबर हैं या तुमसे बड़े हैं या तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। and who have something else to attend to besides humoring your whims and fancies। इसमें दो तीन शब्द है। ह्यूमरिंग करना मतलब संतुष्ट करना, और विम्स मतलब तुम्हारे पागलपन, फैंसीज यानी इच्छाएं। तो कहा है कि ऐसे जो दूसरे लड़के जिनके खुद के भी अपने काम होंगे, है ना, मतलब जो सिर्फ तुम्हारी ही इच्छाओं और तुम्हारे ही पागलपन को संतुष्ट करने के लिए तो नहीं होंगे। एंड यू फील दिस एज अ रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस, और तुम्हें यही रिपल्स सा लगता है। रिपल्स मतलब जो अपमान, रिपल्स यानी अपमान सा लगता है, और या फिर तुम्हें कोई अन्याय का भाग लगता हो कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी इच्छा और पागलपन को संतुष्ट नहीं कर रहा है ना। वो घर वाले माता पिता होते तो अलग बात थी, दोस्तों से उम्मीद रखेंगे तो उनके भी अपने काम है। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न is that there are other people in the world besides yourself। तो सबसे पहला पार्ट तो तुम्हें सीखने की यह आवश्यकता है कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा भी दूसरे लोग हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम कोई भगवान के अवतार हो और तुम्हें ही सब स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, है ना। हम ऐसा चाहते हैं, बचपन से धीरे धीरे बड़े होते हैं तो समझ आ जाती है कि भाई छोटे थे तो ज़्यादा प्रेम मिलता था, अब बड़े हो गए तो धीरे धीरे प्रेम भी कम हो गया। There are a number of boys in the school where you are, whose amusements and pursuits, whatever they may be, are and ought to be of as much consequence to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn। तो इसमें कुछ शब्द हैं। एम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन को कहते हैं, परसुइट मतलब कामकाज। आगे देखें ये शब्द है कंसिक्वेंस मतलब महत्व, और बस। तो यहाँ ये कहा है कि स्कूल में बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनके अपने मनोरंजन होते हैं, उनके अपने कामकाज होते हैं, चाहे वो जो भी हो। तो तुम्हें उनके उन कामकाज और मनोरंजन को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि तुम तुम्हारे कामकाज और मनोरंजन को देते हो, और जब तुम्हारी बारी आए तो तुम्हें उसे स्वीकार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फिर बच्चे जैसे करने लगे। उनका भी अपना जीवन है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जी रहे,
है ना। माता पिता का प्रेम तो जीवन भर रहता है, पर दोस्त है। फिर आगे देखते रहे, द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at। इसमें एक शब्द है एयर्स। एयर मतलब हवा की बात नहीं हो रही है, एयर्स यानी घमंड, है ना। एयर्स कहते हैं घमंड को। और पहले कुछ मीनिंग लिख ले। एक्सपोज करना मतलब खुद को खुला छोड़ना, थ्वेटर्ड मतलब विरोध करना, और लाफ यानी हंसना। तो कहा है कि जितना ज़्यादा तुम घमंड करोगे अपने उस बचकाने स्वयं को महत्व देने की हरकतों पे कि तुम कुछ खास हो, है ना, ये एक तरह का घमंड ही हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से तुम सिर्फ खुद को खुला छोड़ दोगे अपना विरोध कराने के लिए और अपनी हंसी उड़वाने के लिए, है ना, क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। फिर आगे, ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। क्या मतलब है कि वास्तविक जो बराबरी है वही वास्तविक नैतिकता और वास्तविक बुद्धिमानी है। ये जो एक स्टेटमेंट है, ये एक लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन में रहेगा, जिसका आंसर अपनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई इसका मीनिंग क्या है। तो ये जो कहा है कि वास्तविक बराबरी ही वास्तविक नैतिकता और वास्तविक बुद्धिमानी है, तो ये बचे हुए पैराग्राफ में इसका एक्सप्लेनेशन है। कहा है कि रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स। हमेशा याद रखो कि तुम एक हो दूसरों के बीच में, है ना, मतलब तुम मामूली एक व्यक्ति हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। तो और इस तरह से तुम मुश्किल से ही समाज में अपने जो पोजीशन है उसको ठेस पहुंचा पाओगे, यानी कि तुम अपनी इज्जत बरकरार रख पाओगे ये सोच के कि भाई मैं क्या हूँ, दुनिया में एक ही हूँ दूसरों के बीच में। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड। कि तुम अपने घर पिताजी के घर में तो जैसे तुम्हारी इच्छा होती है वैसे तुम रहते हो। इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न। कि तुम्हें हर मोड़ पे प्रतिद्वंदी मिलेंगे, कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, कंपटीशन जो करने वाले होते हैं वो कॉम्पिटिटर। तो यू आर नॉट बोर्न अ किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस। डिस्ट्रॉय करना मतलब विनाश करना, और डिक्टेट करना मतलब भाषण देना। तो कहा है कि तुम कोई किसी राजा के बेटे बन के पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हें बहुत कोई विनाश करना है या फिर लाखों को कोई भाषण देना है। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट और सेटल योर डिफरेंसेस एमिकेबली विथ देम। एक दो शब्द है इसमें, क्या, फेट, फेट यानी भाग्य को कहते हैं। डिफरेंसेस मतलब जो मतभेद है ना, उनको कहते हैं। एमिकेबली मतलब मित्र भाव से। तो बताया है कि तुम कोई राजा के बेटे बन के पैदा तो हुए नहीं हो, तुम सिर्फ उम्मीद रख सकते हो कि तुम उनके भाग्य को बांटने आए हो, है ना। हम जब जन्म लेते हैं तो कैसे लोग हमें मिलेंगे, ये सब भाग्य के ऊपर है। तो हम सिर्फ दूसरों के भाग्य में एक भागीदारी निभाने के लिए आए हैं, और तुम इस तरह से सेटल कर पाओगे, मतलब निपटा पाओगे अपने जो भी मतभेद हैं बिल्कुल मित्र भाव से उनके साथ, है ना। जो स्कूल के बच्चे हैं तुम अभी तो उन्हीं के मन मुटाव में ऐसे रह रहे हो। तो यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल एंड आई विश यू to be reconciled to your situation as soon and with as little pain as you can। और कहा है कि जो परिस्थिति में बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें अपने मतभेद निपटा दे हैं, तो ऐसी परिस्थिति तुम्हें पहले से स्कूल में मिली होगी, है ना। और ये मेरी सारी जो बातें हैं, जो सुझाव हैं, जो समझाइश है, ये तो जीवन भर हर मोड़ पे हमेशा ही काम आएगी। तो ये परिस्थिति तुम्हें स्कूल में दिख ही रही है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने
जो ये सिचुएशन है उसको रिकंसाइल कर लो, है ना, निपटा लो जितनी जल्दी हो सके और जितना कम से कम तकलीफ तुम्हें हो, ऐसी मेरी विश है, मेरी इच्छा है। और लास्ट में ख़त्म किया है ये कह के, यूर अफेक्शनेट फादर विलियम हैजलिट। अफेक्शनेट मतलब स्नेही, अफेक्शन मतलब स्नेह, अफेक्शनेट उसका वर्ब हो गया स्नेही, कि तुम्हारा स्नेही पिता विलियम हैजलिट, लेखक भी विलियम हैजलिट है और पिता के नाम में भी विलियम हैजलिट है। तो ये था अपना लेसन, अच्छा पार्ट है। हर पिता अपने बेटे बेटियों के लिए जब भी वो समाज के, दुनिया के सामने जाए तो क्या गलतियां नहीं करना है, कैसी बुद्धि रखनी है, कैसा व्यवहार रखना है, तो यही समझा रहे हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं लेसन में, है ना। कहीं लेसन अभी भी समझ में नहीं आया हो तो रिपीट हम कर सकते हैं उसको, वीडियो को वापस देख देख के। तब क्वेश्चन आंसर देखें, काफ़ी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और इसमें से कौन से नहीं लिखने हैं मैं यही बताता हूँ। तो ये बता देते हैं कि कौन से नहीं लिखने हैं। शिवलाल की गाइड में से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें से लिख सकते हैं देख के, वरना स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं लिखा हो आपके पास, कहीं गाइड नहीं हो तो जो नहीं लिखने हैं वो देख लेते हैं। ये सब तो लिखना है। थर्ड वाला नहीं लिखना है ना, जो थर्ड नंबर का है, पहला दूसरा तो लिखना है, थर्ड वाला नहीं लिखना है। इसके बाद सेवंथ वाला भी नहीं लिखना है, एट्थ वाला भी नहीं लिखना है, नाइन्थ वाला भी नहीं लिखना है। फिर बस, तो टोटल 11 क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो नहीं लिखना है वो मैंने बता दिए हैं, बचे हुए सभी लिखना है। और नहीं हो अपने पास कुछ लिखने के लिए गाइड वगैरह तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट कर लें। इसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी है तो हम उसको समझ सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है दूसरी वीडियोस के मुकाबले, पर मैंने सोचा कि कंप्लीट हो जाए लेसन तो अच्छा है। तो जैसे हम एक एक शब्द को हिंदी में समझते हुए चल रहे हैं तो आप अपनी वोकेबुलरी बढ़ाएं, है ना। ये क्योंकि 12th वालों की का सिलेबस है, 12th पार हो जाएंगे तो फिर हमें आगे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आए, थोड़ी वोकेबुलरी हो तो बेहतर है ना। और ये जो हम क्वेश्चन आंसर छुड़वा देता हूँ तो ये इसीलिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बोर्ड एग्जाम में सब कुछ नहीं आता है, तो इसलिए सिलेक्टेड चीज़ें पढ़े, हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करें। तो यहाँ पे थर्ड लेसन हो गया अपना कंप्लीट। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे। धन्यवाद।